हेलो। हेलो। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। रिकॉर्डिंग चालू है। ओके, चलो भाई, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में नाउ लेट मी टेक अ मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल। इनफैक्ट चलो सॉरी, कट दैट, आई स्पीक अगेन, कट इट। चलो भाई, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में एक और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। एंड एग्जांपल तो मैंने शुरू में ही बोला था कि हम थोड़े से अच्छे अच्छे लेवल के देख रहे हैं, एंड होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉइंग देम। लेकिन अभी फाइनली ये एग्जांपल थोड़ा सा और एडवांस्ड प्लस लेवल पे चला गया है। तो ये वाला एग्जांपल और इसके अगले वाला भी एग्जांपल होगा, ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स ऑप्शनल है। अगर अभी तक आपकी सेलिंग बड़ी स्मूथ चल रही है, सारी की सारी चीज़ें बड़ी आराम से समझ में आ रही है, मतलब आराम से तो नहीं आ रही होंगी, लेकिन अगर समझ में आ रही हैं, चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो आप कर लो ये एग्जांपल्स भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऑलरेडी लग रहा है कि थोड़ा सा यार पानी सर के ऊपर से निकलने लग रहा है, जा रहा है, तो इन एग्जांपल्स को आप थोड़ा पेंडिंग लिस्ट में भी डाल सकते हो, और आगे चल के जब रिविजन का टाइम आएगा उस टाइम पे आप इन एग्जांपल्स को डेफिनेटली समझ सकते हो। बट फॉर दोज ऑफ यू जिनका काम बिल्कुल बढ़िया टिप टॉप चल रहा है, उनके लिए ये एग्जांपल लेके थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो वही है कि आप एक बार ज़रा क्वेश्चन पढ़ लो, वीडियो को पॉज कर दो चाहे तो, या थोड़ा सा भी मत पॉज करो, थोड़ा मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन, फिर पॉज कर लेना और क्वेश्चन को फिर से खुद से एक बार अटेम्प्ट करके देख लेना। सेम क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अब की बार मैंने लेटर से कि मान लो सपोज मैं बन चुका हूँ पूरा मैकेनिकल सिविल इंजीनियर बन चुका हूँ, और अब की बार मैंने एक थोड़ा डैम टाइप का डिज़ाइन किया है। और डैम इस तरीके से है, किसी डैम के अंदर पानी अगर एक लेवल तक आ जाता है तो फिर ऐसा डिज़ाइन है मेरा कि एक लेवल तक पानी आने के बाद जो गेट है वो थोड़ा सा अपने आप खुल जाएगा, और जितना एक्स्ट्रा पानी आ गया है वो रिलीज हो जाएगा, और उसके बाद वापस बंद हो जाएगा। मान लो कुछ इस तरह का मुझे डिज़ाइन बनाना है। तो सिचुएशन ये है कि मेरे पास जो डैम है उसके अंदर एक तो फिक्स्ड वॉल है, ये जो वॉल है जिसको मैं भी दिखा रहा हूँ, ये वाली वॉल तो फिक्स्ड है, यहाँ तक तो पानी भरेगा ही भरेगा, इसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते, इस लेवल तक तो पानी आएगा ही। उसके बाद ऊपर का जो पानी है इसको मैंने रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे एक इस तरह का मूविंग गेट बनाया है। ये जो गेट है, ये एक तरह से आप मान लो एक सिलेंडर लो, और एक सिलेंडर का क्वार्टर पार्ट ले लो, 1/4 पार्ट ले लो, इस शेप का ये गेट है। मैं आपको थोड़ा सा इस गेट का जो शेप है और मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, पहले सिचुएशन ये है कि ये जो गेट मैंने बनाया है, जो मुझे फिगर में क्वार्टर सर्कल जैसा लिख रहा है, इट इज़ मोर लाइक अ क्वार्टर सिलेंडर, इट्स समथिंग लाइक दिस। ये आप देखो, इसको इस तरीके से देखो, यू कैन सी कि ये क्वार्टर सिलेंडर जैसी चीज़ है। और इसका साइड व्यू देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा जो फिगर में मैंने दिखाया है। फ्रंट व्यू अगर आप देखोगे तो फ्रंट व्यू आपको इस तरीके से दिखेगा। ये सिचुएशन है, ठीक है। इसमें आप देख लो कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस आपको दे रखा है, मान लेंगे कुछ आर मान लेंगे, और इसकी कुछ लेंथ होगी। लेंथ मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये लेंथ जो होगी, एक्चुअली ये सिचुएशन है, जो लेंथ होगी ये वाली, ये लेंथ हम एल मान लेंगे, और जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम आर मान लेंगे। ये सिचुएशन है। और ये जो गेट है, इनफैक्ट वापस देखो, ये जो गेट है, ये गेट आपको बोला है कि ये गेट इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। लुक एट माय फिंगर दैट्स मूविंग, ये पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। जब पानी भरोगे तो पानी भरने के बाद जो गेट है वो ऊपर वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट होके इस तरीके से खुलने की इसकी टेंडेंसी रहेगी, यूँ, ठीक है। अभी वापस जरा फिगर के ऊपर आते हैं। तो अभी फिगर पे आप देखो, ये पॉइंट के अबाउट जो गेट है वो रोटेट कर सकता है, और ये पॉइंट के अबाउट रोटेट करके इट विल स्टिल रिमेन सेम इन द शेप, लेकिन इसकी टेंडेंसी इस तरीके से खुलने की होगी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करके। तो यू कैन सी कि पानी इसको हर तरफ से पुश करेगा ऐसे, और ये प्रेशर अगर सफिशिएंट होगा तो ये गेट खुल सकता है। और फर्दर मैंने मैकेनिज्म ये दिया है कि जो गेट का मटेरियल है इसका मास तो नेग्लिजिबल दिया है आपको, लेकिन इसको सही जगह पे रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक मोटा बड़ा सा स्प्रिंग लगा रखा है। तो पानी इसको पुश करके खोलने की कोशिश करेगा, और ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इसको फोर्स लगा के बंद रखने की कोशिश करेगा। और आइडिया ये है, हमारा डिज़ाइन अपने को इस तरह से बनाना है कि पानी का लेवल जब यहाँ तक आ जाएगा, पानी जब सिर के लेवल पे आ जाएगा, मतलब ए तक पॉइंट तक आ जाएगा, जब पानी इस लेवल तक आ जाएगा, हमारा डिज़ाइन ऐसा है कि तब ये गेट खुल जाना चाहिए। और उसके लिए यू कैन ईजिली सी, अगर स्प्रिंग बहुत मजबूत लगा दोगे तो वो गेट को कभी खुलने ही नहीं देगा, बहुत हल्का लगा दोगे तो फटाफट खुल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि स्प्रिंग
का कितना फोर्स चाहिए अपने को, जब पानी इस लेवल तक आ जाता है तब उस समय पे स्प्रिंग का कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू जस्ट कीप द डोर शट। ये आइडिया है। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रॉब्लम समझा दी है क्या है कैसे है, फिगर विगर भी जो थी उसकी थोड़ी 3D में घुमा फिरा के बता दिए। नाउ इज द टाइम टू पॉज द वीडियो। क्वेश्चन आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप भी कोई हल्के फुल्के स्टूडेंट तो हो नहीं, तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो और जरा पॉज करके पेन और पेपर उठाओ और आराम से उसको टाइम देके सॉल्व करो। ये वैसा क्वेश्चन नहीं है जो 2-3 मिनट में हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो आराम से आप उसको टाइम दो, जितना टाइम चाहिए उतना टाइम दे के अपने हिसाब से पहले अटेम्प्ट कर लो। टेक इट एज अ चैलेंज कि अगर बन जाता है तो यार बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और अगर नहीं बनता है तो फिर मैं तो सोल्यूशन दे ही रहा हूँ, यू कैन हैव अ लुक एट दिस। तो इस वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। तो चलो, अब तक आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से खुद से पूरी मेहनत से अटेम्प्ट कर लिया होगा। एंड नाउ लेट मी शेयर द सॉल्यूशन विद यू। देखो, जो कंसेप्ट है वो हम ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा तो देख चुके हैं, लेकिन अभी इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। सी, यू विल सी कि ये अलग अलग जो पॉइंट्स हैं जो मैं ग्रीन कलर से डॉट लगा रहा हूँ, इन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का थोड़ा थोड़ा फोर्स होगा। अब ध्यान से देखो कि पानी, एयर, कोई भी फ्लूइड अगर आप लोगे आइडियल फ्लूइड, तो कोई भी आइडियल फ्लूइड किसी भी सरफेस के ऊपर फोर्स लगाता है नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर फोर्स लगेगा यू। एंड यू शुड ऑल्सो सी कि हिंज कहाँ पे है, ये हिंज है। तो हमें बेसिकली इन सारे के सारे फोर्सेस का, जो ग्रीन ग्रीन कलर से मैंने फोर्सेस दिखाए हैं, इन सारे के सारे फोर्सेस का टॉर्क हमें निकालना है अबाउट द गिवन हिंज। ये हमारा प्लान है। और उसके लिए कोई सीधा साधा तरीका नहीं लिखने का, हमें पता है कि अल्टीमेटली टॉर्क निकालने के लिए जनरली इंटीग्रेट करना ही पड़ता है। तो हम इसके लिए इंटीग्रेशन का सेटअप बनाने वाले हैं। सो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पेज। इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके मैंने बनाया है नेक्स्ट पेज पे, फालतू डिटेल्स मैंने हटा दी हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको जरा एक फिगर बना के दिखाता हूँ इसकी। देखो, सबसे पहले तो देखते हैं कि हम टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो टॉर्क निकालने के लिए हमारा क्या प्लान है। देखो, टॉर्क निकालने के लिए मान लो सपोज एक एंगल थीटा के ऊपर मैं डी थीटा थिकनेस की स्लाइस ले लेता हूँ इस तरीके से यू। ठीक है, ये आप देख लो, ये स्लाइस हो गई है। और यहाँ पे अगर मान लो इस जगह पे प्रेशर पी था, तो इसके ऊपर एक जरा सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये फोर्स लगेगा इस जगह से। और हमें इस फोर्स को पहले तो कैलकुलेट करना है, जो डी एफ फोर्स है इसको कैलकुलेट करना है, इसको डी एफ बोल देता हूँ सपोज। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस फोर्स का अपनी गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क कितना बनेगा, वो हम निकालेंगे। लेकिन पहले तो जरा डी एफ को ही कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो, डी एफ है अपना पी मल्टीप्लाइड बाई डी ए। अब जरा पी को देखो पहले, प्रेशर कितना होगा। पानी हमें पता है कि इस लेवल तक आ चुका है और हमें प्रेशर चाहिए इस लेवल पे, तो प्रेशर तो हो जाता है रो जी एच। तो प्रेशर की जगह मैं डालता हूँ रो जी एच, और डी ए को तो डी ए ही रहने देते हैं। अभी आगे देखो एच कितना होगा। अब एच केयरफुली देखना। एच के लिए आप देखो, ये एच है जो अभी ग्रीन कलर से मैं एरो मार्क किया, ये एच है। अब एच के लिए आप देखो, एच के लिए यू विल सी कि जो ये वाली वर्टिकल हाइट है जो अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वर्टिकल हाइट हो जाएगी आपकी आर कॉस थीटा, और ये टोटल हाइट है आर। तो वही जो हम वर्टिकल सर्कल वगैरह की प्रॉब्लम्स में करते थे, उसी तरीके से कैलकुलेशन करके जो एच है वो हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, डीए को तो डीए ही रहने देते हैं, ये चीज़ है। और आगे देखो, इसमें रो जी आर तो आप कॉमन ले लो, और डीए को अब जरा पुट करते हैं, डीए के ऊपर फोकस करते हैं। डीए का मतलब क्या है। डीए का मतलब है कि ये जो स्लाइस है, जरा सी स्लाइस का एरिया। अब आप देखो, याद करो जो हमने 3D स्ट्रक्चर देखा था कि अगर ये गेट था मान लो इस तरीके से, तो डीए में आप देख लो कि अगर इसका ये वाली लेंथ देखोगे, ये वाली लेंथ एल है। ठीक है, ये वाली लेंथ अगर मान लो पूरी की पूरी एल है, और ये जरा सा डिस्टेंस और पता है, तो जो स्लाइस बनेगी वो रेक्टेंगुलर टाइप की स्लाइस बनेगी। और उसका एरिया अगर आपको चाहिए तो एरिया हो जाएगा ऐसे कि ये वाला जो पीस है, जिसको अभी मैं फिगर में ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, इसकी लेंथ तो हो जाती है आर डी थीटा। तो आर डी थीटा ऐसे होगा, और स्क्रीन के परपेंडिकुलर लेंथ एल और आएगी। तो देयरफॉर जो डी ए है, यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस प्रॉब्लम का, विजुलाइज करना ही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये हो जाएगा एल मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा। ये बात है। ठीक है, चाहिए तो वापस एक बार हल्का सा इसके ऊपर दिखा देता हूं मैं आपको। ये जो जरा सी आर्क लेंथ होगी, ये आर्क लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा,
और ये जो लेंथ आएगी पूरी की पूरी, ये लेंथ एल है। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल टाइप का जरा सा बनेगा उसका एरिया हो जाएगा एल मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा। और अगर ये समझ गए हो तो फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बाकी आप समझ जाओगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बस अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, और कुछ नहीं है। तो रो जी एल इंटू आर स्क्वायर 1 - cos θ d θ, ठीक है। ये तो हो जाता है आपके पास डी एफ। तो जरा सी स्लाइस ली है, उस जरा सी स्लाइस के ऊपर लगने वाला फोर्स आपने निकाल लिया है ऐसे ना। हमें फोर्स नहीं चाहिए था, हमें टॉर्क चाहिए था। तो आप देख लो कि अब इस फोर्स का गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क कितना होगा। इसके लिए हमें पता है कि हम किसी भी फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग स्लाइड कर देते हैं तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं छोटा सा काम करता हूं कि ये जो फोर्स लग रहा था यहां से, इसको मैं स्लाइड करके सेंटर से लगा देता हूं इधर से। अब सेंटर से अगर फोर्स लग रहा है डी एफ, इसके दो कंपोनेंट ले लो, डी एफ कॉस थीटा और डी एफ साइन थीटा। यू कैन इजिली सी कि जो डी एफ कॉस थीटा होगा ये वाला, ये तो सीधा सीधा एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास करेगा, तो इसकी वजह से तो कोई टॉर्क बनेगा नहीं। और जो ये होगा डी एफ साइन थीटा, भी मैं इसको लिख भी देता हूं, ये जो होगा ये होगा डी एफ साइन थीटा। ये आपका सारा का सारा टॉर्क बनाएगा। तो इसकी वजह से जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय आर, ठीक है। इसको यहां पे सेंटर पे शिफ्ट करने का फायदा यह था कि आर वार बड़े आराम से निकल आएगा। द स्मॉल आर इज इक्वल टू सिंपली कैपिटल आर। तो देयरफॉर जो जो टॉर्क होगा अपना ये हो जाएगा फोर्स का साइन कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय आर, ये हो जाने वाला है टॉर्क, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, डीएफ की वैल्यू इधर पुट कर दो, डीएफ तो निकाला ही था ऊपर, उसको पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा रो जी एल इंटू आर क्यूब, अंदर हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाता है आपके पास डी टाउ। और आप देख लो लाइफ अपनी अब सेट हो चुकी है बिल्कुल, बिकॉज अब डी टाउ हमें मिल चुका है। डी टाउ को हम करने वाले हैं इंटीग्रेट, और थीटा की लिमिट्स भी आसानी है। आप देख लो ये थीटा लिया है मैंने यहाँ पे, तो सिंपली 0 से लेके 90 डिग्री अगर मैं थीटा को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा काम 100% हो जाएगा। तो देयरफॉर इसीलिए इस प्रॉब्लम में जो थोड़ा बहुत समझने वाली चीज़ थी वो ये थी कि ये बेसिकली 3D में थोड़ा सा देखना था। पहली बात तो ये समझने वाली बात थी कि भाई प्रॉब्लम में हो क्या रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही थी कि मैकेनिज्म क्या है, सिचुएशन क्या है, एग्जैक्टली किस तरह का गेट है, कैसे खुल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सबसे पहली चीज़ थी। और फिर वो एरिया वेरिया जो थे ये सब निकालना थोड़ा सा समझना मुश्किल था इसका। लेकिन अगर ये सब समझ गए हो तो उसके बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब इसको बस खाली हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 90 डिग्रीज, और इंटीग्रेट करके अपना काम हो जाएगा। तो चलो वो भी कर ही देते हैं। तो यू विल सी कि टॉर्क हो जाएगा आपका रो जी एल आर क्यूब। अब आगे देख लो, इंटीग्रल के अंदर पहला इंटीग्रल तो है साइन थीटा, ठीक है। अब प्रैक्टिस तो आपको इंटीग्रल की हो ही चुकी है, तो मैं कर देता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन। साइन थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और दूसरा जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट है, तो उसको आप लिख लो साइन 2 थीटा के टर्म्स में, ठीक है। आई एम प्रेटी श्योर कि ये इंटीग्रल अगर आप कर लोगे, बट फिर भी मुझे भी थोड़ा सा लालच है आंसर मैच करने का फाइनली। सो लेट मी गो अहेड एंड डू दीज थिंग्स। रो जी एल इंटू आर क्यूब माइनस कॉस थीटा, और अब ये देख लो साइन 2 थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस का माइनस हो गया प्लस, कॉस के अंदर 2 थीटा और डिवाइडेड बाय 2 कर कर आके हो जाएगा 4। लिमिट्स आप देख लो 0 से हो जाएंगी पाई बाय 2। तो ये तो हो जाएगा आपका इंटीग्रल। दूसरे भी तरीके थे इसमें, आप ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी। ये भी ऑप्शन दूसरा था कि आप यहीं पे साइन थीटा कॉमन जो था उसको कॉमन ही रहने देते और उसमें सब्सटीट्यूशन लगा देते। कॉस थीटा को टी रख देते, कॉस थीटा को यू रख देते और सब्सटीट्यूशन लगा देते, उससे भी इंटीग्रल हो जाता है। बट ठीक है, वो इंटीग्रेट वगैरह करना तो आपको आता है, तो लेट मी नॉट वेस्ट टाइम देयर। तो ये आ गया है। अब आप देख लो, अब इसके बाद बहुत सीधा सा काम बचा है कि बस थीटा की जगह ये लिमिट्स रख दो। इसमें बस ये ध्यान रखना कि लिमिट्स केयरफुली रखना। कई बार होता है कि लोग कहते हैं अच्छा सर लोअर लिमिट तो 0 है ना, तो उसको नेग्लेक्ट ही कर देंगे। ये मत करना, बिकॉज कॉस 0, आप ध्यान से देखो, कॉस 0 1 होता है, तो लोअर लिमिट नेग्लेजिबल बिल्कुल नहीं होगी। तो थीटा की जो वैल्यू है वो लिमिट्स आप प्रॉपरली रखो, प्रॉपरली रख के आपको आंसर मिल जाएगा। और लास्ट में जो भी मैंने वैल्यूज़ दी थी, थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देख लो, मैंने आपको रो जी एल सबकी वैल्यू दे रखी थी। मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ ओरिजिनल स्क्रीन। ये
इसके अंदर आप देख लो ये सारी की सारी चीज़ों की वैल्यूज़ दे रखी हैं, और ये सारी की सारी वैल्यूज़ यूज़ करो, और सारी वैल्यूज़ यूज़ करके आपका फाइनली आंसर 320 किलो न्यूटन्स आ जाना चाहिए, ये बात है। और फिगर के अंदर एक छोटा सा करेक्शन कर लेना बेटर रहेगा। क्वेश्चन में आप देख लो, जब क्वेश्चन मैंने वर्ड्स में दिया है, यहाँ पे मैंने आपको इस गेट का रेडियस 4 मीटर लिखा है, रेडियस 4 मीटर, फिगर के अंदर समाव 3 मीटर दिखा रखा है, इसको चेंज कर लेना, ये करेक्शन है यहाँ पे जरा सा, ये 3 मीटर नहीं होगा, ये 4 मीटर ही होगा, और 4 मीटर लोगे तब आपका ये प्रॉपर आंसर 320 किलो न्यूटन का आएगा, ये बात है। तो यू कैन इजीली सी कि ये टॉर्क वॉर्क निकालने वाले जो क्वेश्चंस है ना भाई, रोटेशन ऐसी चीज़ है किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चैप्टर में मिक्स कर दोगे तो यू कैन ऑलवेज गेट सम वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स, एंड दिस वाज वन नाइस एग्जांपल जिसमें हमने एक टॉर्क वॉर्क निकाल के हाइड्रोस्टैटिक्स के आइडियाज मिक्स करके हमने एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। पॉज। हेलो। चलो भाई, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में एक और बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं, एंड अगेन ये भी एडवांस प्लस लेवल का एग्जांपल है। इसमें भी थोड़ा सा मैं रोटेशन कुछ मिक्स करने वाला हूँ, सॉरी वो हिंट नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन चलो दे दिए मैंने हिंट आपको कि इसमें थोड़ा सा रोटेशन भी मिक्स होगा। क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ के देखना अभी, और क्वेश्चन को पढ़ के इसमें एकदम से आइडिया नहीं लगता है कि इसमें रोटेशन भी मिक्स होगा, लेकिन वो अल्टीमेटली ट्रिक वहीं से निकल के आती है जो मैंने गलती से बता दिया है आपको। लेकिन ठीक है, देखो सिचुएशन ये है कि मान लो सपोज अपन कुछ फ्लड प्रोन एरिया में है, एंड एज मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, हमने अपने सिविलाइजेशन को बचाने के लिए क्या किया है कि हमने बड़े बड़े बैरिकेड्स बना दिए। यू कैन सी कि ये जैसे इस तरह के मैंने बैरिकेड्स बना दिए हैं। बैरिकेड की कुछ हाइट है, कुछ ऐसे लेंथ भी होगी स्क्रीन के परपेंडिकुलर, और कुछ उसकी थिकनेस भी होगी, ऐसे बैरिकेड्स बना दिए हैं। आइडिया ये है कि पानी इधर से आके भरेगा, और पानी भरने के बाद ये जो बैरिकेड्स हैं ये पानी को यहाँ पे रोक देंगे। थोड़ा बहुत बीच से लीक करेगा वो अपन कर लेंगे मैनेज, बट बाकी मेन जो पानी का फ्लो है उसको हम रोक देंगे। लेकिन यू नो वेरी वेल कि नेचर के फोर्सेस को रोकना आसान नहीं होता है, आपको सारे कैलकुलेशन प्रॉपरली करके रखने होते हैं, बिकॉज यू कैन ईजिली सी कि जैसे जैसे पानी भरेगा यहाँ पे, ये पानी इन बैरिकेड्स को पुश करेगा। तो पानी बैरिकेड्स को पुश करेगा तो ये भी हो सकता है कि एक लिमिट तक भरने के बाद इतना ज़्यादा फोर्स लगे कि ये बैरिकेड मूव कर जाए किसी भी तरीके से। और हमारा पॉइंट ये है बेसिकली कि हमें ऐसे बैरिकेड्स डिज़ाइन करने हैं जो मूव ना करें, या दूसरे शब्दों में अपन देखेंगे तो हमें अपने बैरिकेड्स की, अपने मैकेनिज्म की लिमिटेशन चाहिए। अपने को दोस्तों को बताना है अपने कि भाई जिस लेवल तक पानी आ जाएगा, किस लेवल तक पानी आने के बाद खतरा है, किस लेवल तक पानी आने के बाद ये बैरिकेड्स आपके गड़बड़ करने लगेंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, ये अपने को निकालना है। तो डेटा सारा दिया है अपने को बैरिकेड्स की, आप देख लो हाइट दी है, ये दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड के साथ दिया, ये सारी चीज़ें दी हैं अपने को। इनफैक्ट बैरिकेड्स के मटेरियल की जो डेंसिटी है, जो कंक्रीट वगैरह से बनाया है, इसकी डेंसिटी भी आपको दे रखी है, दैट दिस इज 5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर, सब डेटा दिया है अपने को। और क्वेश्चन ये कि कितनी हाइट तक पानी भरने के बाद ये बैरिकेड गड़बड़ करने वाले हैं, ये अपने को निकालना है। तो अब थोड़ी सी मैं अनफॉर्चुनेटली हिंट आपको, या फॉर्चुनेटली मैं आपको हिंट ऑलरेडी दे चुका हूं कि इसमें शायद कुछ थोड़ा सा रोटेशन भी लग जाएगा। तो जरा वीडियो पॉज कर दो इसके बाद, और वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। वो रोटेशन जो लगेगा वो बहुत बड़ी हिंट है, और
उसको यूज करके थोड़ा बहुत करके आप देख सकते हो। आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑन देयर ओन। आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है, आप इस आंसर को जरा एक बार मैच करने की कोशिश करो और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी हाउ द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड। तो चलो, अब तक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा और बन गया है, देन इट्स टोटली अमेजिंग। नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं और ये देखते हैं कि इसमें जो इक्विलिब्रियम है, जो बैरियर है, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे कैसे हो सकता है। देखो, एक बात तो यह है कि पीछे अगर पानी भरता जाएगा तो ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ऊपर से थोड़ा कम लगेगा, नीचे से ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा लगेगा, यूं खूब सारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इस बैरिकेड को पुश करने की कोशिश करेगा और किसी भी चीज़ को अगर आप पुश करते हो तो हमने रोटेशन में देखा था कि दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अगर पुश करोगे तो ये ग्राउंड के ऊपर या तो स्लिप हो सकता है, या दूसरा ऑप्शन है कि ये टॉपल भी हो सकता है, ये रोटेट भी हो सकता है, यो दोनों ऑप्शंस हैं। तो हम सबसे पहले तो इसमें ये कैलकुलेट करके देखेंगे कि एक कितनी हाइट तक पानी भरने के बाद ये स्लिप होना शुरू होता है, ग्राउंड के ऊपर मूव कर जाता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है, एक बात तो हम ये देखने वाले हैं और उसके साथ साथ हम ये भी एनालाइज करके देखेंगे कि ये टॉपल कब हो सकता है। सी, नॉर्मली तो वी वुड एक्सपेक्ट कि अगर आप यहाँ पीछे पानी भर दोगे तो पानी का जो प्रेशर लगेगा वो इसको गिरा देगा, लेकिन थोड़ा सा गिरेगा कैसे वो थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। जनरली तो ये लगता है कि अगर पानी भरेंगे तो पानी का प्रेशर इसको ऐसे गिरा देगा, मतलब कि इसका जो टॉप है वो आगे जाएगा, बॉटम वहीं रहेगा या मे बी पीछे आ जाएगा, वॉट। जनरली अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि गिरेगा तो चीज़ इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखो कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने को। पानी का प्रेशर हमेशा नीचे ज़्यादा होता है, तो पानी के फोर्सेस अगर आप देखो, यहाँ पे कम फोर्स लगेगा, यहाँ ज़्यादा लगेगा, यहाँ और ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा लगेगा। तो यू कैन ईजिली सी कि अगर ये बैरिकेड गिरेगा, पानी वानी भरने की वजह से अगर बैरिकेड गिरता है तो वो बैरिकेड कभी भी ऐसे नहीं गिरता है। ध्यान से देखो, नीचे से अगर पुश ज़्यादा है तो इसकी टेंडेंसी यूं रोटेट करने की होगी, जो बॉटम पॉइंट है इस बॉटम पॉइंट को पुश करके इसकी टेंडेंसी होगी रोटेट करने की, टॉप पॉइंट को पुश करके ऐसे गिरने की इसकी टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होगी। तो देयरफॉर हमें ये आगे एनालाइज करके देखना होगा कि अगर हमें टॉपलिंग करनी है तो इसकी टॉपलिंग ऐसे होने वाली है, मतलब इस तरीके से इसकी टॉपलिंग होने वाली है और इस तरीके से इसकी गिरने की कोई भी टेंडेंसी नहीं होगी। एक मिनट, सॉरी, इस प्रॉब्लम में गड़बड़ है शायद। अगर ये ऐसे टॉपल करेगा तो ये स्लिप तो करेगा ही करेगा। इट कांट टॉपल लाइक दिस। ये फिक्स हो गया, ये ऐसे आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। चलो, ऑलराइट, सॉरी बट वी विल हैव टू डू सम रिकॉर्डिंग अगेन। इसमें जहाँ से मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना शुरू किया था, जहाँ से बोला था दैट चलो अब आपने खुद से अटेम्प्ट कर लिया होगा, वी नीड टू सॉल्व, हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन वाला पार्ट मैं दोबारा बोलूँगा। उसके पहले जो क्वेश्चन वाला पार्ट था वो ठीक था, दैट वी नीड टू रिटेन। सॉल्यूशन वाले पार्ट को मैं दोबारा बोलता हूँ एक बार। तो एक सेकेंड बोलता हूँ जरा। ये अगर फिक्स्ड है और ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो स्टॉपलिंग तो ऐसा ही होगी, ठीक है, फाइन, गलत बोल दिया, ठीक है, ओके। चलो भाई, क्वेश्चन तो आपने अब तक अटेम्प्ट कर लिया होगा एंड नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। मस्त सॉल्यूशन है इसका भी, आप देखो इसमें रोटेशन, ट्रांसलेशन, बहुत कुछ लगने वाला है। सेम हमें पता है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, बैरिकेड इस केस में, और उसको अगर आप यहां से पुश कर रहे हो तो इसका इक्विलिब्रियम बिगाड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। एक चीज तो ये है कि अगर मान लो सपोज फ्रिक्शन थोड़ा कम है और यहां से आपने पुश करना शुरू किया तो ये स्लाइड हो सकता है, ये स्लिप हो सकता है, जिसको अपन स्लिप करना बोलते हैं। एक ऑप्शन ये है कि इसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बिगाड़ दो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप इसको पुश करते हो
तो ये भी हो सकता है, आप ये देखो कि अगर मान लो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है और ये बॉटम एज अगर मान लो इसकी स्लिप नहीं होती है, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि बॉटम एज को अगर आप फिक्स कर दो एक तरीके से, फ्रिक्शन इसको अगर हिंज की तरह फिक्स कर देता है, तो बॉटम एज इसकी फिक्स रहेगी और यहाँ से अगर आप फोर्स सफिशिएंटली लार्ज लगाते हो तो ये ऐसे गिरने की भी टेंडेंसी हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि जो अपना बैरिकेड है उसमें हमने फ्रिक्शन का बहुत ध्यान रखा तो वो स्लिप नहीं मारेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि पानी भरने के साथ साथ वो ऐसे रोटेट करके गिर जाए। अनफॉर्चुनेटली ये एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है। तो हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें दोनों चीज़ें चेक करनी होंगी। सबसे पहले जनरली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को चेक करना आसान होता है, तो सबसे पहले तो अपन ये चेक करके देखेंगे कि इसके स्लिप करने की क्या सिचुएशन आती है, और फिर उसके बाद हम ये चेक करके देखेंगे कि इसके टॉपल करने की क्या कंडीशन आती है। ये दोनों कंडीशंस हम चेक करके देखने वाले हैं। अब देखो क्या कैलकुलेशंस होंगे वो देखते हैं। सी मान लेते हैं सपोज कि पानी ऑलरेडी एक हाइट एच तक भर चुका है। अगर मान लो सपोज एज आई वाज सेइंग कि सबसे पहले अगर मान लो हम इसके स्लिपिंग की कंडीशन को जरा चेक करते हैं, तो देखो स्लिपिंग की कंडीशन को चेक करने के लिए हमें यह चाहिए कि इसके ऊपर ओवरऑल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है। सी स्लिपिंग में हमें टॉर्क चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोर्स चाहिए। तो आप देखो फोर्स तो यार बड़ा सिंपल होता है, किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो आप देख लो कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो हो जाएगा प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास, चलो लेट मी राइट इट सिस्टमैटिकली, प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया। अब सेंटर ऑफ मास के ऊपर प्रेशर आप देख लो, जितना सबमर्ज पार्ट है पूरे का सेंटर ऑफ मास नहीं ले लेना है, जो सबमर्ज पार्ट है उसका सेंटर होगा h/2 डेप्थ के ऊपर, तो रो जी इंटू h/2 हो गया प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास। और एरिया, अब आप देख लो एरिया हो जाएगा आपका, ये आपका ब्रेड्थ हो गई एक तरीके से, और स्क्रीन के परपेंडिकुलर कुछ लेंथ हो जाएगी। तो ये जो बैरिकेड था फॉर एग्जांपल, इस बैरिकेड की स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी वो लेंथ कैंसिल हो जाएगी लास्ट में, और उसको एल मान लेते हैं अगर, तो एल मल्टीप्लाइड बाय एच, ये आपके पास आ जाता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स रो जी एल इंटू h²/2। कैपिटल एच स्मॉल एच दोनों सेम है, तो ये आपके पास आ जाता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स तो इतना आ गया। अब फ्रिक्शन को बैलेंस करना चाहिए ये, और फ्रिक्शन तो हमें पता ही है कि अगर मान लो कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, खाली कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, खाली ट्रांसलेशन की बात है, तो फ्रिक्शन तो वही आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी, और एम जी म्यू इंटू एन, और नॉर्मल रिएक्शन विल बी सिंपली एम जी इन दिस केस। तो देयरफॉर यू कैन सी कि ये चीज़ अगर आपकी फ्रिक्शन के बराबर है तो फ्रिक्शन हो जाता है म्यू एम जी। बस इसमें एम थोड़ा कैलकुलेट कर लो, बिकॉज आप ध्यान से देखो कि ये जो पूरा बैरिकेड है इसकी डेंसिटी आपको दी है, आपको ये दिया है कि पानी की डेंसिटी अगर रो है तो बैरिकेड के मटेरियल की डेंसिटी 5 रो है। तो आप देख लो कि m अगर आप देखोगे तो हो जाएगा 5 रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो 5 रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ कि ये जो इसकी ब्रेड्थ है 3 मीटर्स की, इसको b से डिनोट कर देता हूँ, वैल्यूज हम लास्ट में डाल देंगे। इसकी जो लेंथ है बैरिकेड की, या बैरिकेड की जो हाइट है, इस हाइट को मैं a से डिनोट कर देता हूँ, और स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो इसका डायमेंशन था उसको मैं ऑलरेडी l बोल चुका हूँ। तो इफ़ यू डू दैट, वॉल्यूम हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाय एल, जी तो जी ही रहेगा, तो देयरफॉर 5 म्यू रो इंटू ए बी एल इंटू जी, ये आ जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। और हमें पता है कि अगर इसको स्लाइड करवाना है तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर जब पानी फोर्स लगाना शुरू कर देगा उस समय स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। तो बाउंड्री लाइन केस में अब मैं इस वाले फोर्स को इस वाले फोर्स से इक्वेट कर दूंगा और कुछ कंडीशन कुछ वैल्यू निकाल लूंगा। सो इफ यू डू दैट you will have rho g L into h²/2 5 mu rho ABL into G। ठीक है, ये दोनों को आप इक्वेट कर दो, और इसमें आप देख लो अब जो जो कैंसिल होता है, रो और जी तो कैंसिल हो ही रहा है, एक एल भी कैंसिल हो रहा है, वेरी नाइस। तो जो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो सब कैंसिल कर दो, तो आपके पास आ जाएगा h² इज इक्वल टू 10 म्यू ए बी, ये आपके पास आ जाता है h² का वैल्यू। तो हमें ये पता चल गया है कि पानी
जब इतनी हाइट रीच कर जाएगा तब ये बैरिकेड स्लिप करना शुरू कर जाएगा। अब जरा वैल्यूज भी डाल देते हैं। आप ये देख लो कि म्यू आपको दिया है 0.6, ठीक है, और ए और बी आप देख लो, ए और बी आपको दिए हैं 8 और 3 एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें, अब इसको जरा आप कैलकुलेट करके देख लो कि ये कैलकुलेट करके कितना आता है। चलो मिल के ही कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 6 इंटू 8 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 9। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है बिल्कुल। तो देयरफॉर यू कैन ईजिली सी, देखो कैलकुलेशन में भी ना, अगर मान लो एच स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लो, एच स्क्वायर की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाती है, तो वी आर ऑलमोस्ट श्योर, एग्जाम में वी आर ऑलमोस्ट श्योर कि हाँ भाई अपने कैलकुलेशन सही जा रहे हैं। तो अब आप इसको आगे कैलकुलेट करके देख लो, आगे कैलकुलेट कर लोगे तो इसका रूट लेके हो जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12 मीटर्स, ठीक है, 12 मीटर। तो पानी बैरिकेड के पीछे अगर 12 मीटर की हाइट तक आ जाएगा तब अपने बैरिकेड भाई साहब मूव करने वाले हैं, जो कि कभी होगा नहीं, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि बैरिकेड की हाइट ही 8 मीटर है। तो देयरफॉर 12 मीटर तक तो पानी जाने का मतलब ही नहीं है। 12 मीटर तक जाएगा तो पानी तो बैरिकेड के ऊपर से निकल के जाना शुरू हो जाएगा। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी कि ये बैरिकेड एक साइड में पानी भरने से कम स्लिप होने वाली टेंडेंसी तो इसकी कभी होगी नहीं। एक बात तो ये क्लियर हो गई अपनी। लेकिन अब आप देखो कि अगर इस क्वेश्चन में मैंने शुरू से रोटेशन की बात नहीं करी होती और अगर हम खाली ये देख लेते कि हाँ भाई स्लिप नहीं करेगा तो काम हो जाएगा, तो फिर ये प्रॉब्लम यही खत्म हो जाती है एंड देन ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर वुड नॉट बी अचीव्ड। तो ये तो क्लियर है कम से कम कि 12 मीटर की हाइट का मतलब है स्लिपिंग नहीं होगी। तो अब हमें आगे चल के रोटेशन वाली जो टेंडेंसी है उसको चेक करना है। यू कैन सी आंसर मैंने साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका 6 मीटर आंसर अगर है तो इसका मतलब यही है कि 8 मीटर से कम वाला अगर आंसर है तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली आगे चल के अभी देखेंगे ये बैरिकेड भाई साहब अपने टॉपल होने वाले हैं। तो अभी आगे चलते हैं, ठीक है, अभी मैं टॉपलिंग के लिए आगे लेके चलता हूं आपको। देखो अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इस बैरिकेड का ये तो क्लियर हो गया कि भाई बैरिकेड स्लिप तो नहीं मारने वाला। अब अगर स्लिप नहीं मारने वाला तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ये बॉटम पॉइंट है ये तो अपनी जगह से हिलाना पानी के लिए पॉसिबल है नहीं इसको। तो अगर ये बॉटम पॉइंट यहां से हिल नहीं सकता, आप ये देखो कि अगर ऐसा होता कि ये बॉटम सरफेस फ्रिक्शनलेस वगैरह कुछ होती और एकदम से आप पानी भर देते तो क्या करता, पानी इस सरफेस को ही सबसे पहले पुश करके इधर करता। और अगर ऐसा होता कि ये सरफेस मूवेबल होती है आराम से, तो पानी इसको ऐसे पुश करके यूं गिराता है इसको। लेकिन ये सिचुएशन नहीं है। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे ये सरफेस बॉटम वाली फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से फिक्स हो गई है। तो देयरफॉर पानी क्या कर रहा है, पानी अब यहां पे जब चढ़ना शुरू होगा तो ये अगर फिक्स है, इसके अबाउट खाली रोटेशन परमिटेड है, स्लिपिंग नहीं होने वाली इसकी, तो ये पानी रोटेट करके बैरिकेड को ऐसे गिराएगा और फिर गिरने के बाद फिर पानी ऊपर से निकल जाएगा। तो अब आगे देखो, अब हम जब रोटेशन की बात करेंगे, सॉरी टॉपलिंग की जब बात करेंगे, तो हमें पता है कि अगर इसकी टेंडेंसी टॉपल होने की है तो टॉपल होने की टेंडेंसी का मतलब है कि ये जो पॉइंट आता है इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होने की टेंडेंसी होगी। और अगर इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होने की टेंडेंसी है तो हम सारे के सारे टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट देखेंगे, यही वाला जो पॉइंट है, इस बॉटम पॉइंट को मैं कुछ बोल देता हूं, इस बॉटम पॉइंट को पी बोल देता हूं सपोज। तो पॉइंट पी के अबाउट हम सारे के सारे टॉर्क निकालेंगे। अब आप ध्यान से देखो कि पानी के जो ये फोर्सेस हैं, ये सारे के सारे फोर्सेस इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की यानी कि गिराने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे। तो पानी के जो फोर्सेस हैं उनका टॉर्क पॉइंट पी के अबाउट लगेगा क्लॉकवाइज, और उस वो टॉर्क हम सबसे पहले निकालेंगे। और उसके बाद आप देख लो कि जो एम है, जैसा हमने रोटेशन की प्रॉब्लम्स में देखा ही था कि जो ये एम फोर्स होगा, ये एम फोर्स जो टॉर्क बनाएगा वो टॉर्क ऐसे बनाएगा, मतलब एमजी फोर्स क्या करेगा, एमजी फोर्स करेगा कि ठीक है भाई अगर तेरी गिरने की टेंडेंसी है तो एमजी फोर्स इसको वापस सीधा करने की कोशिश करेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा। अब इसमें आप देख लो कि एमजी का टॉर्क निकालना तो बहुत ही आसान होता है, तो ग्रेविटी का टॉर्क हम पहले ही निकाल के रख लेते हैं। ये आप देखो ग्रेविटी का टॉर्क, आप देखो ये फोर्स हो जाता है एमजी, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखो, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है टॉर्क, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, हमने जो डिस्टेंसेस मार्क किए थे एज फार एज आई थिंक इसको ए बोला था मैंने और इसको बी बोला था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा b/2, अर्थात ग्रेविटी का टॉर्क तो हो जाएगा सिंपली mg मल्टीप्लाइड बाय b/2। इजी।
और हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क निकालने के लिए हमें छोटा सा इंटीग्रल तो करना पड़ेगा। अब इसमें फोर्स को सेंटर ऑफ मास से लगा के तो कर नहीं सकते, तो हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क निकालने के लिए हम वही पुरानी चीज़ों पे आ जाते हैं और इंटीग्रेट करके निकालते हैं हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क। तो देखो आपको पता ही है कि हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क निकालने के लिए एक हाइट y पे dy थिकनेस की स्लाइस ले लो। यहाँ से स्लाइस के ऊपर पानी का प्रेशर का जो फोर्स लगेगा वो फोर्स dF लिख लेते हैं, और जो टॉर्क होगा डी टाउ, इसकी वजह से, इस dF की वजह से जो टॉर्क होगा अबाउट पॉइंट P वो हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो और dF से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी टाउ विल बी सिंपली dF मल्टीप्लाइड बाय y। और dF अपने को पता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो dF को पुट कर दो। और प्रेशर आप देख लो, प्रेशर ऊपर से आता है, तो ये हाइट जो है ऊपर वाली ये प्रेशर बनाएगी। अब ये ग्रीन वाली हाइट और कुछ नहीं है, ये है h माइनस वाई। तो देयरफॉर प्रेशर अगर आपको चाहिए तो रो जी इंटू एच माइनस वाई, ये हो जाएगा। अब एरिया ध्यान से डालना, एरिया आप ध्यान से देखो कि ये जो एरिया है, जो स्लाइस आपने ली है, स्लाइस में ये इस स्लाइस की जो ब्रेड्थ है, ये वाली जो ब्रेड्थ है ये तो dy है, लेकिन इसकी लेंथ अगर आप देखोगे तो आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो l जो मैंने बोला था शुरू में, ये l आपकी आ जाएगी, तो l मल्टीप्लाइड बाय dy, ये आपको dA की जगह पुट करना होगा। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी डी टाउ तो अपने पास आ गया है, इंटीग्रेट मार दो, टोटल टॉर्क निकाल लो, तो टोटल टॉर्क हो जाएगा रो जी एल कॉमन ले लो, इंटीग्रल ऑफ h माइनस वाई इंटू डी वाई। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, तो रो जी एल इंटू नाउ h डी वाई का इंटीग्रल हो जाएगा एच वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स ध्यान से देखना कि लिमिट्स हमें पानी की हाइट तक लेके जानी है, तो पानी की हाइट हो जाती है h तक, तो 0 से h तक आप लिमिट्स डाल दो। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा रो जी एल तो बाहर है ही, अंदर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2 विच यू कैन कैलकुलेट, ये हो जाएगा फाइनली सब कुछ करके इतना। ठीक है, तो ये आ जाता है टाउ किसका, ये टाउ आ जाता है हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क, और ऊपर हमने ऑलरेडी निकाल लिया था ग्रेविटी का टॉर्क, और हमें पता है कि टॉपलिंग पी के अबाउट होने वाली है, तो सारे के सारे टॉर्क्स हम पॉइंट पी के अबाउट निकाल रहे हैं। और लास्ट में रोटेशनल इक्विलिब्रियम का बाउंड्री लाइन केस तब बनेगा जब ये दोनों टॉर्क जो मैंने एनसर्कल कर रखे हैं, ये दोनों टॉर्क्स आपके इक्वल होने चाहिए। तो बस कर देते हैं इन दोनों को इक्वल, एंड यू विल हैव योर थिंग एम जी इंटू बी बाई 2 इज इक्वल टू रो जी एल इंटू एच स्क्वायर बाय 2, ये बन जाती है आपकी इक्वेशन। ठीक है, अभी फाइनली देख लो, फाइनली हमें बस इसमें m की वैल्यू थोड़ी सी पुट करनी है, तो m की वैल्यू जरा पुट कर देते हैं। m हो जाता है, सॉरी एक मिनट, ओके अमेजिंग, देयर इज अ कैलकुलेशन एरर, चलो ठीक है, सॉरी अगेन, यहाँ पे एक y मिस कर दिया है तो लफड़ा हो गया है आगे पूरा। तो अपन ऐसा करते हैं कि टॉर्क हमने जो ग्रेविटी का निकाला था यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं। इसके बाद जो ये हम दूसरा टॉर्क निकालने की बात कर रहे थे, ये मैं सारी चीज़ें जो बोल चुका हूँ इसको दोबारा करना पड़ेगा, सो लेट्स डू दैट। ठीक है, ग्रेविटी का टॉर्क निकाल चुके हैं, अभी हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क निकालने वाले हैं, सो लेट्स मेक द कैलकुलेशंस फॉर दैट। चलो भाई अब जरा हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क निकाल के देखते हैं। सी हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क निकालने के लिए यू नो वेरी वेल कि एक तो नंबर वन पॉइंट पी के अबाउट निकालना है, तो क्या करेंगे आपको पता ही है, आपको पता है कि एक हाइट y के ऊपर इस तरीके से dy थिकनेस की स्लाइस ले लेंगे, और ये आप देख लो यहाँ से फोर्स लगेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की टेंडेंसी हम देख चुके हैं कि इसको रोटेट करने की है ऐसे,
तो जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का टॉर्क होगा डी टाउ, यू कैन इजीली सी कि ये हो जाएगा डी एफ मल्टीप्लाइड बाई वाई। सी डी एफ ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये अपना वाई है, तो हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क होने वाला है डी एफ इंटू वाई का इंटीग्रल ऑब्वियसली आगे चल के। बट अब इसके आगे आप देख लो जरा, डी एफ की वैल्यू डाल देते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता ही है, ये हो जाता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, अभी प्रेशर देख लो पहले। तो प्रेशर अगर अपने को चाहिए इस पॉइंट पे, तो प्रेशर हमेशा ऊपर से आता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो रो जी एच तो होगा, लेकिन हाइट अपने को ये ऊपर वाली हाइट लेनी होगी। सो इफ यू डू दैट, प्रेशर हो जाएगा रो जी इंटू एच माइनस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी टाउ। और डी ए, अब जरा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना कि डी ए क्या हो जाएगा। आप देख लो कि अगर ये बैरिकेड था, तो बैरिकेड में ये डिस्टेंस डी वाई है, छोटा सा ये वाला वर्टिकल हाइट डी वाई है, लेकिन एरिया अगर आपको चाहिए तो आपने जो स्लाइस ली है, इसको ऐसे देखो, जो स्लाइस ली है वो स्लाइस आपकी इस तरीके से है, तो ये लेंथ एल और ये हाइट डी वाई करोगे तब आपको जाके स्लाइस मिलेगी। तो देयरफॉर स्लाइस का एरिया जो आप लोगे वो हो जाएगा डी वाई एंड एल विल बी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। तो लेट मी डू दैट हियर। तो ये हो जाएगा आपका रो जी एच माइनस वाई इंटू वाई, ये सब तो कॉमन ही है। डी ए की जगह आप देख लो, डी ए की जगह हो जाएगा एल इंटू डी वाई, ये बात है। ठीक है, अभी आगे देख लो कि ये तो हमारे पास डीटाओ आ गया एंड वी आर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ देयर, बिकॉज अब इसके बाद खाली हमें इसे इंटीग्रेट करने का काम बचा है। तो बस अब इसे इंटीग्रेट मार देते हैं। तो यू कैन सी रो जी एल तो अब बाहर ले लो और अंदर आ जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ये आपके पास आ जाता है टॉर्क का इंटीग्रल। और बस अब जीरो से लेके एल तक, एल नहीं जीरो से लेके एच तक इसको इंटीग्रेट कर दो। पानी की हाइट जहां तक दारी है वो लिमिट्स होंगी आपकी। सो इफ यू इंटीग्रेट दिस ऑफ यू विल हैव रो जी एल इंटू, फाइनली अगर आप देख लेते हो तो ये हो जाएगा आपका एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3। ठीक है, एक दो स्टेप्स मैंने थोड़े से जंप मार लिए हैं, यू कैन जस्ट पुट इन एंड कैलकुलेट, वेरीफाई द कैलकुलेशंस। तो लिमिट्स लिमिट्स डाल के ये चीज़ आ जाएगी। और ये हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क है, तो उसको रिस्पेक्टफुली टाउ एच लिख देता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क आ जाएगा रो जी एल इंटू एच क्यूब बाई 6। अब देख लो, अब अपनी लाइफ सेट है बिल्कुल। और ग्रेविटेशनल टॉर्क ये है आपके सामने, हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क ये है। बस अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हमें एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी आगे थोड़ा अलग कलर से प्रोसीड करते हैं एंड लेट मी ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस, गेट रिड ऑफ द रफ वर्क। तो अभी देखो, दोनों टॉर्क्स इक्वेट करते हैं और दोनों टॉर्क्स इक्वेट करके आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमें फाइनली इससे h की वैल्यू मिल जाएगी। तो रो जी एल एच क्यूब बाई 6 इज इक्वल टू एम जी इंटू बी बाई 2। इनफैक्ट थोड़ा सा काम बचा है कि हमें m का भी वैल्यू डालना होगा। जो स्लैब था, पूरा जो बैरियर था, उसका जो मास है वही पिछले वाले तरीके से मास हो जाएगा डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाता है ए बी एल और एक b बाई 2 से और मल्टीप्लाई कर रखा है। सो इट विल बी समवॉट लाइक दिस। ठीक है, अब बाकी आप देख लो, जो जो रो कैंसिल हो रहा है और जी भी कैंसिल हो ही रहा होगा, जी भी इधर था एक, तो रो जी को कैंसिल कर दो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एल तो होगा ही कैंसिल, तो यू कैन इजीली सी कि एच क्यूब आ जाएगा आपका 15 ए बी स्क्वायर। तो यू कैन इजीली सी कि हमारे पास एच क्यूब की वैल्यू आ चुकी है और इसमें फाइनली वैल्यूज पुट करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे एंड दैट विल बी दी एंड ऑफ इट। तो यू कैन इजीली सी कि बड़ी बढ़िया सी ट्रिकी सी प्रॉब्लम थी, जिसमें हमने रोटेशन, ट्रांसलेशन, टॉपलिंग वॉपलिंग सब मिक्स कर दिया हाइड्रोस्टैटिक्स के साथ। एंड सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, बिकॉज एक चैप्टर से प्रॉब्लम नहीं बनती है, फिजिक्स में सब कुछ कनेक्टेड रहता है। और इसीलिए बाद के चैप्टर्स में हम हमेशा पुराने चैप्टर्स मिला मिला के थोड़े इधर उधर करके हम अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं। एंड दिस वाज वन फाइन एग्जांपल। पॉज।
ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो चलो इन दी एंड फाइनली वैल्यूज रख के एक बार फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। लेट अस सी कि जो 6 मीटर अपने को दिया था वो सही है या नहीं है वो देख लेते हैं। देखो ठीक है, बस वैल्यूज रख लेते हैं। ए आप देख लो, ए आपको दिया है 8 मीटर्स, बी आपको दिया है 3 मीटर्स, तो 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अभी आप देख लो 8 तो परफेक्ट क्यूब है ही, और 3 को भी एडजस्ट कर लेते हैं तो 5 इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ये हो जाता है, ये हो जाता है एच क्यूब। एंड यू कैन ईजिली सी कि क्यूब रूट लोगे तो आपके पास हो जाएगा एच का वैल्यू 2 इंटू 3 दैट इज 6 और इंटू 5 का क्यूब रूट, ये अपने पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो यू कैन सी कि फाइनल आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। फाइनल आंसर एग्जैक्टली विल नॉट बी 6 मीटर, फाइनल आंसर ये जो है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और लास्ट में अगर आप बिल्कुल सुपर लास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो उसको एक बार चेक करके देख लेना कि ये जो हाइट है 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, ये अगर 8 से कम आती है तब तो ठीक है, तब आप बोल सकते हो कि भाई इस लेवल तक पानी जाने के बाद ये बैरियर टॉपल कर जाएगा। और अगर मान लो ये भी 8 से ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब है कि देन यू कैन रिलैक्स कि पानी बिल्कुल बैरियर के टॉप तक आने के बाद भी बैरियर ना तो स्लिप करेगा ना टॉपल करेगा। तो वो फाइनल कैलकुलेशंस आप करके चेक कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हाइड्रोस्टैटिक्स में इधर उधर की चीज़ें मिक्स करके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना लिए। बट यू कैन ईजिली सी कि हाइड्रोस्टैटिक्स में अगर आप देखोगे तो खुद के तो अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं ही, लेकिन जो असली क्वेश्चंस बनते हैं वो जनरली फिजिक्स में हमेशा की तरह दूसरे चैप्टर्स को मिलाने से बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। और यही डिफरेंस है जेई एडवांस्ड में और दूसरे एग्जाम्स में। जेई एडवांस में आप देखो कई बार बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये पुराने 2-3 चैप्टर्स की मिक्सिंग कर करके अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं। और ये क्वेश्चंस बनाना एग्जाम में तभी पॉसिबल होता है जब आपके सारे चैप्टर्स के फंडे क्लियर हो। तो चलो विद दिस वी कैन से कि हमने इस पॉइंट तक हाइड्रोस्टैटिक्स में जो बेसिक डेफिनेशंस वगैरह हैं वो तो देख ही ली थी। उसके बाद हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर ली है और उस प्रेशर से फोर्स कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ तक अभी ऑलरेडी देख लिए हैं।